Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 21st of July. So let's start the day with the first important topic and that is Export Preparedness Index. तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि Export Preparedness Index जो कि नीति आयोग हाल ही में रिलीज करा है। डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि Export Preparedness Index को कौन पब्लिश करता है, तो नीति आयोग पब्लिश करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ में आप देखेंगे ये थर्ड एडिशन था इसका, जिसका रिपोर्ट का टाइटल ही था Export Preparedness Index 2022। यहाँ पे राज्यों और यूटीज को कंसीडर किया गया है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जो मेजर करता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस राज्यों का और यूनियन टेरिटरीज का। इसका एम है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना, ठीक है, साथ साथ में किस तरीके से स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं अलग अलग पैमाने पे, और ये हाईलाइट करता है अचीवमेंट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, चलिए फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है उसको अपहोल्ड करके, कि मतलब कहीं ना कहीं संघवाद का ढांचा होना चाहिए, राज्यों के पास में भी पावर होना चाहिए, सेंटर के पास में भी पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब सेंटर सारे पावर को अपने पास ही सिकोड़ करके रखे। नेक्स्ट आप देखेंगे पिलर्स ऑफ इवैल्यूएशन का, तो पहला है पॉलिसी पिलर, कि कहीं ना कहीं किस हिसाब से एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉलिसी को अडॉप्ट किया जा रहा है राज्यों के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पे, और ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करता है। दूसरा है बिजनेस इकोसिस्टम, तो बिजनेस इकोसिस्टम में आप देखेंगे इवैल्यूएट करता है जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, किस हिसाब से सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी वगैरह भी किस लेवल पे है। आगे आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम भी आता है कि किस प्रकार से एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ट्रेड सपोर्ट होना चाहिए एक्सपोर्टर्स को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज वगैरह, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। फिर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस वगैरह कि किस तरीके से पिछले साल हमने मतलब परफॉर्म किया था और अभी हम किस तरीके से काम कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को ध्यान में रख करके। यहाँ पे आप देखेंगे कोस्टल स्टेट्स में किस स्टेट ने टॉप किया है, तो तमिलनाडु ने, हिली और हिमालयन स्टेट्स में उत्तराखंड ने, लैंडलॉक्ड में हरियाणा और यूनियन टेरिटरीज या स्मॉलर स्टेट्स के कैटेगरी में गोवा। तो ये कैटेगरी वाइज है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कोस्टल में तमिलनाडु है, हिमालयन में उत्तराखंड है, लैंडलॉक्ड में हरियाणा है और स्मॉलर स्टेट्स में गोवा है। इसी के बाद में हमने देखा कि परफॉर्मेंस एनालिसिस में कंपेयर करने वगैरह से एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, इन सभी चीजों को हमने देख लिया है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं जम्मू एंड कश्मीर का स्किल इंडिया प्रोजेक्ट, जो कि सक्सेसफुली रिवाइव कर रहा है डाइंग नामदा आर्ट। तो ये नामदा आर्ट क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। अनदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो नामदा क्राफ्ट है, कश्मीर का है ये। तो डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि नामदा क्राफ्ट कौन से स्टेट या रीजन से बिलोंग करता है, तो जम्मू कश्मीर वाले रीजन से बिलोंग करता है। तो ये सक्सेसफुली रिवाइव किया गया और ये फर्स्ट बैच है नामदा आर्ट प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट करा जाएगा यूके को। ठीक है, शिप किया जा चुका है। फैब्रिक में आप देखेंगे नामदा जो है वो फेल्टेड रक्स का है और ये वुल वगैरह, वाटर, सोप, इन सब के प्रेशर से जहाँ पे एम्ब्रॉयड किया जाता है। फिर लो क्वालिटी वुल को मिक्स किया जाता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉटन से, ताकि नामदास को मैन्युफैक्चर किया जा सके। फ्लोर कवरिंग और मैट्रेसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, साथ साथ आप देखेंगे तो ये अलग अलग प्रकार के हैं, दो प्रकार के, प्लेन और एम्ब्रॉयडर्ड। तो फॉर्मरली जो वुलन यान है उसको एम्ब्रॉयडरी वगैरह के लिए, और अभी एक्रिलिक भी है। ठीक है, आप एम्ब्रॉयडरी वगैरह में देखेंगे तो थ्रेड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है उसके कलर, ब्यूटी, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो कंसंट्रेटेड है अनंतनाग, रैनावारी और बारामूला में, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सिग्निफिकेंस आप देखेंगे तो फेल्टिंग द वुल जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है रादर देन वीविंग इट। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो इसको वार्म रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगा, गेस्ट का वेलकम करने के लिए भी। तो नामदा आर्ट आपको ध्यान रखना है कश्मीर वाले रीजन से। डोकरा आर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी जम्मू कश्मीर से ही है। इसी के साथ साथ में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रोग्रेस ऑफ रिव्यू 2023 का, इसके बारे में हम देख लेते हैं। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जिसको रिलीज अगेन नीति आयोग ने किया है। तो ये हमारा दूसरा है आज का, पहला एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स और दूसरा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। करंट अफेयर्स की वीडियोस को आप सिंसियरली फॉलो करते रहिए और इसी के साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी रहेगा वो हम लाते रहेंगे। लेकिन अभी इंडेक्सेस काफी सारे हैं, स्कीम्स भी काफी सारे आ रहे हैं, तो उन सबको रिवाइज आप एक मतलब कहीं ना कहीं होलिस्टिक तरीके से करने की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेशनल जो एमपीआई है वो मेजर करता है अलग अलग जो डेप्रीवेशंस हैं, और ये तीन इक्वल डायमेंशंस में है। पहला है हेल्थ। हेल्थ में क्या क्या कवर है जी, तो न्यूट्रिशन है, मैटरनल हेल्थ, माँ के हेल्थ का, फिर चाइल्ड और एडोलेसेंट मोर्टालिटी कि बच्चों का मृत्यु दर कितना है। एजुकेशन में आप देखोगे तो एजुकेशन में है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितने साल तक, और स्कूल अटेंडेंस कितना अटेंडेंस हुआ है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप देखोगे तो यहाँ पे कुकिंग फ्यूल का इस्तेमाल की लकड़ी पे बनाया जा रहा है, चूल्हा पे बनाया जा रहा है, ईंधन क्या है, सैनिटेशन वगैरह, ड्रिंकिंग वाटर,
इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स और बैंक अकाउंट्स, इन सबको मतलब तीन जो है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनको कंसीडर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा लिया गया है पॉवर्टी को कैप्चर करने के लिए। साथ साथ आप देखेंगे तो ये सिग्निफिकेंट डिक्लाइन दिखाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। चलिए देखते हैं, रिकॉर्ड जो है 13.5 करोड़ लोग जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं बिटवीन 2015-16 एंड 2019-21। तो आप ये डेटा को कोट कर सकते हो जब भी आप मेंस में लिख रहे हो कि कहीं ना कहीं पॉलिसीज जो है वो बेहतर बन रही हैं। ऐसा नहीं है, आपको देखने को मिलेगा कि 2015-16 से 19 से 21 के बीच में 13.5 करोड़ जो लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। भारत ने रजिस्टर किया है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन लगभग 10% के आसपास का, जहां पे आप देखोगे मल्टी डायमेंशनल जो पुअर लोग हैं वो कम हुए हैं। ये 24.5% के आसपास था, जो कि लगभग 14.5% थोड़ा आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि रूरल एरियाज जो है वो विटनेस किए हैं फास्टेस्ट डिक्लाइन। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो पंचायती राज है 73rd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया, उसका मेन उद्देश्य ही यही है कि मतलब जो रूरल एरियाज है उनका विकास हो सके, पावर ट्रांसफर हो सके और कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास हो सके। तो रूरल एरियाज विटनेस किए हैं फास्टेस्ट डिक्लाइन। तो आप ऐसा कभी मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो आप इस डेटा को कोट कर सकते हैं, इन इंडेक्सेस को यूज कर सकते हैं कि इस प्रकार से आपका आंसर राइटिंग जो है उसको वैल्यू मिल जाएगा, जिससे कि आपका हाफ मार्क भी अगर बढ़ेगा तो जो कि यूपीएससी में आप देखोगे मेंस आंसर राइटिंग बहुत बड़ा एक आर्ट है, आपको कहीं ना कहीं वो टॉप मोस्ट रैंक लाने के लिए आईएएस आईपीएस के लिए, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे रूरल एरियाज जो है वो विटनेस कर रहे हैं फास्टेस्ट डिक्लाइन। ये पहले 32.59 था जो कि 19.28 हो चुका है, और सेम पीरियड में भी आप देखेंगे तो आपको डेटा नहीं रटना है, लेकिन एटलीस्ट आप थोड़ा सा बेसिक चीजें याद रखिए। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एस्टीमेट्स जो है उस तरीके से आप देख सकते हैं कि फास्टेस्ट रिडक्शन वगैरह बाकी कौन कौन से राज्यों में है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, ज्यादातर आप देखेंगे तो ये बीमारू राज्य हैं जिनमें बिहार कवर होता है, मध्य प्रदेश कवर होता है, राजस्थान कवर होता है, उत्तर प्रदेश कवर होता है। तो ये जो बीमारू राज्य बोले जाते हैं उन्हीं राज्यों ने सबसे ज्यादा तरक्की भी किया है, सबसे तेजी से रिडक्शन किया है पॉवर्टी का। तो ये बहुत अच्छी बात है, पॉलिसीज लगातार चेंज हो रहे हैं और उसी हिसाब से अडॉप्ट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने रजिस्टर किया है लार्जेस्ट डिक्लाइन, यहाँ पे गरीबों की संख्या जो है वो 3.5 करोड़ से ज्यादा जो है वो कम हुई है। तो स्टेट वाइज उत्तर प्रदेश आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिडक्शन इन एमपीआई वैल्यू। तो ये आपको वैल्यू में भी गिरावट देखने को मिलेगा। चलिए दूसरे तरफ आप देखोगे भारत परफॉर्म किस तरीके से कर रहा है कि वो कम कर पा रहा है इतना तेजी से। तो पहला है एरियाज ऑफ रिडक्शन, भारत ने अचीव किया रैपिड पॉवर्टी रिडक्शन, जहां पे 7 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कवर किया गया, कुकिंग फ्यूल वगैरह, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स, बैंक अकाउंट्स, इन सब पे मतलब भारत ने अच्छा काम किया है। हेल्थ और एजुकेशन पे भी हमको काम करना चाहिए, लेकिन ऊपर के जो भी 7 पैरामीटर्स हैं वो हम और बेहतर मतलब कर चुके हैं वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मायने में। फॉर इंस्टेंस नीति आयोग ने रिपोर्ट में दिखाया है कि 58% भारतीय जो है वो डिप्राइव हैं क्लीन कुकिंग फ्यूल के। आज भी उनके पास में क्लीन कुकिंग फ्यूल नहीं है, लेकिन ये आपका आंकड़ा जो है वो पहले आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब उतना था, लेकिन जो कम होकर के 44% पे आ चुका है। तो ये कम हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स इनके पास में एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं था, वो भी कम हुआ है। अभी सबके पास में शौचालय की सुविधा है। फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी एक्सेस मिल रहा है। परसेंटेज ऑफ आप पीपल जो लैक कर रहे हैं बैंकिंग वगैरह वो भी कम हुए हैं, क्योंकि जनधन योजना, अंतर्दृष्टि, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए तो अनबैंक्ड एरियाज में भी आरबीआई पहुंचना चाहता है कि मतलब वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो बैंकिंग को प्रमोट कर सके हर लोग तक के लिए। और डीबीयू वगैरह डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, ग्रामीण बैंकों में भी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वगैरह के मतलब ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को लाया जा सके, कनेक्शन के तहत बनाया जा सके। साथ साथ आप देखेंगे पैरामीटर्स तो हमने देख लिया, हेल्थ है, एजुकेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड्स है, 1/3 इसमें मेजर इंडिकेटर्स ये हमने डिस्कस कर लिया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं अटैक ऑन क्रीमिया ब्रिज। इसको लेकर के ऑलरेडी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप जाकर के प्लीज चैनल पे चेक कर लीजिएगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा बहुत अच्छे से। तो रिसेंटली जो क्रीमिया ब्रिज है उन्होंने सफर किया है डैमेज, जहाँ पे वन ऑफ इट्स सेक्शंस जो है उसको उड़ा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कहीं ना कहीं कर्च ब्रिज के नाम से भी इसको जाना जाता है। इकलौता ये डायरेक्ट लिंक है बिटवीन जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है रशिया और क्रीमियन पेनिनसुला का। क्रीमिया जो है वो रशिया का ही पार्ट है, पहले यूक्रेन का था लेकिन 2014 में अनेक्स कर लिया था। ब्रिज जो है वो पास करता हुआ द कर्च स्ट्रेट। ठीक है, कर्च स्ट्रेट जो है वो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव के बीच में है, तो आपको ध्यान रखना है वो भी। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये सप्लाई करता है एसेंशियल गुड्स का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो सप्लाई करता है एसेंशियल गुड्स जैसे कि फ्यूल, फूड,
ब्लैक सी से सेवास्तोपोल। और ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री रूट भी है, क्योंकि आप देखो कि ये मिलिट्री रूट है जहां पे मूवमेंट होता है रशियन फोर्सेस का सर्दर्न यूक्रेन की तरफ, इसीलिए यूक्रेन माना गया कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर आप देखो कि अभी वापस इसको चालू कर दिया गया है। कर्च स्ट्रेट जो है वो लोकेटेड है ईस्टर्न यूरोप में, आपको ईस्टर्न यूरोप में देखने को मिल जाएगा। ये एक वाटरवे का काम करता है जो कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से। और ये जो स्ट्रेट है वो एक्ट करता है एक नेचुरल बाउंड्री सेपरेटिंग द कर्च पेनिनसुला जो कि क्राइमिया में है और तमन पेनिनसुला रशिया में। इसका नाम क्राइमियन सिटी कर्च से पड़ा है। ये आप मैप में देख सकते हैं, अजोव सी और ब्लैक सी के बीच में स्ट्रेट ऑफ कर्च है। ये क्राइमिया का पार्ट, यूक्रेन, इधर आप रशिया देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो अगेन ये सारा जो मैप है कैस्पियन सी वगैरह भी, तो कैस्पियन सी आपको देखने को मिल जाएगा कि ईरान वगैरह जो तारीख के आपको ध्यान रखना है कि तजिकिस्तान वगैरह तुर्कमेनिस्तान उसमें है, रशिया है। फिर आप देखेंगे अजरबैजान है, ईरान है, इस तरीके से कजाकिस्तान है। ये कैस्पियन सी को बॉर्डर करते हैं। ब्लैक सी को भी टर्की बर्गर से आप याद रख सकते हो कि ट्रिक से टर्की हो गया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमेनिया, ये कुछ आपको लोकेशंस भी, सुएज कनाल वगैरह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी भारत बना रहा है, जो कि मुंबई से लेकर के रशिया तक और फर्दर यूरोप तक हमको मतलब वो चीजों को कनेक्ट करना है। यहाँ चाबहार पोर्ट जो डेवलप किया गया है ईरान के द्वारा, तो इस तरीके से है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है ट्रेड वगैरह को लेकर के, भारत और ईरान जो है वो स्टेप अप कर रहे हैं कि ऑपरेशनलाइज करेंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इनिशिएट किया गया था 2000 में बाई रशिया, इंडिया और ईरान। ये मल्टी मॉडल है, मतलब अलग अलग मोड्स पे, पानी भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, जो लिंक करेगा इंडियन ओशन को पर्शियन गल्फ से कैस्पियन सी तक वाया ईरान। इंडियन ओशन को आप देखेंगे, इंडियन ओशन को पर्शियन गल्फ से, फिर गल्फ ऑफ ईरान से होते हुए आगे ये मतलब यूरोप वगैरह और फिर सेंट पीटर्सबर्ग रशिया, जो कि हम देख रहे हैं किस तरीके से जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे सी रूट्स वगैरह, रेल लिंक्स, रोड कनेक्शन इन सभी को किया गया है। चाबहार जो भारत डेवलप कर रहा है, मुंबई से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग को कनेक्ट किया जाएगा। मेंबर कंट्रीज में आप देखेंगे 13 कंट्रीज हैं, जिसमें अजरबैजान है, बेलारूस है, बुल्गारिया है, आर्मेनिया है, भारत इंडिया है, ईरान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ओमान, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्की और यूक्रेन। ये कुछ मेंबर कंट्रीज के नेशंस हैं। साथ साथ आप देखेंगे वेस्टर्न साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा रशिया ईरान से जोड़ रहा है अजरबैजान की मदद से। फिर ईस्टर्न ब्रांच में कैस्पियन सी का मदद से काफी सारे जो कंट्रीज है सेंट्रल एशिया के वो सारे। ये एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करेगा। भारत जो है वो आज भी डिपेंडेंट है इंपोर्ट के लिए 80% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन्हीं कॉरिडोर से। नेक्स्ट आप देखोगे ट्रेड कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएगा कुछ तरीके, इस तरीके से भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में जो ट्रेड है वो बढ़ सकेगा। तो ये 170 बिलियन तक से ये बढ़ाएगा, क्योंकि अभी तक लैग कर रहे थे हम सेंट्रल एशिया के साथ में, कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक्सेस देता नहीं था और फिर बाकी चीजें जो है वो प्रॉब्लम में हो जाती थी। ट्रांजिट टाइम जो मतलब ट्रांसपोर्ट का टाइम है वो भी कम होगा, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा। साथ साथ आप देखोगे फ्लाइट कॉस्ट कम होगा, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। तो ओवरऑल जो भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट है उसको भी कम करने में ये मदद करेगा। तो ये हमारा ओवरऑल था डेली करंट अफेयर्स से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।